गालिब उर्दू दुनिया का सबसे बड़ा शायर था, है और रहेगा। मुजफ्फर हुसैन बन्नी के मुताबिक अगर कोई पूछे कि उर्दू में सबसे मकबूल किताब कौन सी है तो सीधा और सच्चा जवाब होगा दीवाने गालिब। ये कल भी मकबूल था, आज भी मकबूल है और आने वाले हर दौर में मकबूल रहेगा। उर्दू में गालिब अपनी तरह के तन्हा शायर थे। यही वजह है कि वह उर्दू के अपने सिर्फ 2000 अशार से मकबूल व मशहूर हैं, जबकि इनके साथ के शोरा ज़ौक़ व बहादुर शाह हैं। लेकिन वो अपने कई हजार अशार के बावजूद गालिब के मुकाबले मकबूल नहीं हो पाए। इनकी मकबूलियत का ये आलम था कि इनकी जिंदगी में इनके दीवान 5 बार शाया हुए। अब्दुल रहमान बिजनौरी ने लिखा है कि हिंदुस्तान में इल्हामी किताब 2 हैं, एक मुक़द्दस वैद और दूसरी किताब दीवाने गालिब। इनकी शायरी दिल को गरमाता ही नहीं बल्कि इनके अंदर की दुनिया इतनी रंगारंग है कि इससे हर दौर में नए नए मानी अखज़ किए गए हैं। इनके अशार पेंट करने का भी एक सिलसिला है जिस पर पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान तक बड़े बड़े आर्टिस्टों ने हाथ आजमाए हैं। बहुत मशहूर मुसव्विरों में चुगताई और M.F. हुसैन का नाम तो सब गालिबन जानते हैं। इनके अशार के अंदर मौजूद मानी को रंग और बरस के सहारे कैनवस पर उतार देना भी कमाल का तजुर्बा है, जिसको देखते ही इनके अशार के मफाहिम खुलकर सामने आ जाते हैं। मिर्जा गालिब का एक मशहूर शेर कुछ यूं है कि नक्श को उसके मुसव्विर पर भी क्या क्या नाज है, खींचता है जिस कदर इतना ही खिंचता जाए है। गालिब ने मुसव्विर की कलाकारी को भी अपने शेर में पिरोया है। शायद यही वजह है कि अब तक गालिब के अलावा कोई दूजा शायर नहीं गुजरे इनके अशार पर आर्टिस्टों ने हाथ आजमाए हों। गालिब के अशार पर काम करने वालों में पश्चिम बंगाल की राजधानी शहर कोलकाता के मशहूर व मारूफ आर्टिस्ट कहें या गालिब का दीवाना नूरुद्दीन अमर जी हैं, जिन्होंने गालिब के तकरीबन 100 से ज़ायद अशार को अपने आर्ट के जरिए बयान किया है। गालिब के 225वां यौम पैदाइश पर मिर्जा गालिब को खराज अकीदत पेश करते हुए नूरुद्दीन अमर जी ने कहा है कि गालिब की शायरी, उनकी बुजलसंजी, उनकी तंज़ो मिज़ा, उनके दानिश्वरी और बसीरत को, उनकी नवाबी रख रखाव, उनके फ़लसफ़ा हयात व रूहानियत और उनकी ज़िंदगी व कलंदरी के अलावा इनके अपने रब से नोक झोंक को पेन एंड इंक और कहीं कहीं पेंसिल से बने स्केच की मदद से अपने तासुरात का पेश कुछ यूं किया है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आपने गालिब को अपने अंदर समोया? बचपन ही से, जब मैं प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट था, वो उर्दू मीडियम थी और क्लास 4 या 5 तक आते आते हमें उर्दू शायरी की कुछ गज़लें वगैरह मुख्तलिफ शुरा की हमारे कोर्स में थी। वहीं से जो है ये रग़बत पैदा हुई। और फिर मेरे वालिद जो है वो पर्शियन स्कॉलर थे, वो अंग्रेज़ों को फ़ारसी पढ़ाया करते थे। माशाल्लाह उनको भी शायरी से बहुत शौक़ था कि वालिद मेरे फ़ारसी जानते थे और अंग्रेज़ों को उस ज़माने में अंग्रेज़ तो ये सोच के आए थे कि यहाँ ज़िंदगी बितानी है तो वो फ़ारसी सीखना चाहते थे। मेरे वालिद जो अंग्रेज़ी अच्छी तरह से जानते थे। बस वालिद से आप ये कहिए कि एक जेनेटिक विरासत है जो उर्दू मेरे पास में। और फिर जैसे जैसे मेरा तालीम बढ़ती गई, हायर सेकेंडरी तक मैं उर्दू में, तो ये शौक़ बढ़ता गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बहुत से दोस्तों से कलकत्ते में मैं आ गया। कलकत्ते में मैं 1972 में आया और 1972 में यहाँ आने के बाद मेरे जो जितने भी दोस्त यार थे माशाल्लाह अच्छी उर्दू जानते थे, उनकी सोबत में रहा, ये ज़ौक़ निखरता गया। और फिर एक दिन मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना गालिब के ऊपर कुछ किया जाए, क्योंकि जो सलाहियतें मेरे में हैं। तो इससे पहले मैं अक्सर देखा करता था और सुना करता था कि अब्दुल रहमान चुगताई की किताबें जो है, उनका जो एल्बम है वो काफ़ी दामों में मिलता है। लोगों के पास ब्लैक में 30-30 हज़ार रुपये में ख़रीदा है
عبدالرحمن چغتائی کی ایک الگ اسٹائل تھی, بڑا نفیس اور سبک کر کے اسکیچز بنایا کرتے تھے. تو میرے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی کچھ تصویریں بناؤں. پر میں نے جب تصویریں بنانا شروع کی تو میں نے اصل شعر کو سمجھے, اور شعر کی مناسبت سے ہی میں نے السٹریشن بنائے. مطلب یہ ہے کہ دو طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک تو السٹریشن پہلے بن جاتا ہے, اس کے بعد شعر چپکا دیجیے کسی کو خبر. ایک یہ ہے کہ شعر کو لے کر کئی دنوں تک سوچتے رہیے آپ, اور اس کے بعد جب جو خاکہ ذہن میں آتا ہے اس پر. تو میری جو ایک کتاب ہے جس کو بنانے میں مجھے 5 برس لگ گئے, اس کے اندر میرے غالب کے 100 اشعار کے اوپر چنندہ اشعار جو بڑے ضرب المثل ہیں اور بہت فیمس ہیں, ان کے اوپر السٹریشن بنا ہے. علقمہ شبلی سے بھی میں مدد لیا کرتا تھا. ان دنوں میرا اسٹوڈیو علقمہ شبلی صاحب کے گھر کے سامنے ہوا. تو اس طرح سے وہ کتاب تیار ہوئی. پھر NCPUL جو ایک اردو کا بہت بڑا ادارہ ہے, اس نے مجھے ایک اچھی خاصی رقم دی, جس کی وجہ سے کتاب. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے مرزا غالب ایک آرٹسٹ کی نظر سے, اور اس کی اچھی پذیرائی ہوئی. لوگوں نے بہت پسند کیا. کچھ لوگوں نے مجھے ضرورت سے زیادہ اونچائی پہ رکھ دیا, اور ابھی بھی اس کتاب کے بارے میں لوگ مجھ سے خط و کتابت کرتے رہتے. پینٹنگ کا ذوق و شوق کب سے آپ کا؟ 5 برس کی عمر سے جو کچھ شروع ہوا سب 5 برس کی عمر. اور یہ بھی میرے ماموں کی طرف سے مجھ میں آیا. میری 3 بہنیں ہیں, تینوں کے تینوں آرٹسٹ ہیں. بہت سارے شاعر ان کے ہم عمر شاعر بھی گزرے ہیں, مگر کبھی اس طرح کی ٹوپی یوز نہیں کی جو غالب نے کیا. تو ان کے ٹوپی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کیونکہ آپ غالب کی ٹوپی جو ہے چوگوشا ٹوپی کے نام سے مشہور ہے, اور وہ یہ ان کی انفرادیت کو بھی درشاتی ہے کہ, اور نواب تھے, نوابی خاندان میں جنم ہوا. نواب ان کی بیوی بھی نواب کے خاندان سے, تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ چلن رہا ہو. ٹوپیاں تو سبھی پہنتے تھے, اور ہر آدمی اپنی پرسنالٹی کے حساب سے. ابراہیم ذوق کی ٹوپی کچھ الگ ہوا کرتی تھی, مرزا داغ کی ٹوپی کچھ الگ ہوا. بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو غالب خود مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا سے ہم کلام ہوئے ہیں. ان کے کئی اشعار ایسے بھی ہیں. آپ کو ان کے چنندہ اشعار میں سے کون سے اشعار سب سے زیادہ لبھایا اس درمیان میں, جو اس قدر آپ غالب کے عاشق ہو گئے ہیں؟ دیکھیے, غالب جو ہے چونکہ وہ نوابی خاندان سے تھے, ان کا رکھ رکھاؤ, ان کی عادتیں, ان کے طور طریقے اور اطوار وغیرہ بالکل نوابی تھے, اور کسی مطلب غریبی نام کی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی تھی. بڑے شاہ خرچ تھے, اور اسی کی وجہ سے غالب کے اندر ایک غیور شخصیت اندر میں آ گئی. بہت نرگسی قسم کے ہو گئے. ہر جگہ جو ہے وہ اپنا, ایسے کئی انسٹنسز ہیں جس میں وہ غالب نے جب انگریز رجسٹرار نے یونیورسٹی میں انہیں نوکری دی اور یہ وہاں گئے, تو بیٹھا رہے پالکی میں کہ وہ انگریز مجھے لینے کو آئے گا, لیکن انگریز آئے نہیں. تو پالکی واپس بولے میں یہاں اپنی عزت گنوانے نہیں آیا, میری عزت کے حساب سے اگر نوکری دینا. یا وہاں لکھنؤ کے سفر میں, کلکتے کے سفر میں جب وہ لکھنؤ میں پاس ہوئے تو انہوں نے کہلا بھیجا اس کو, نواب کو, کہ میرے استقبال میں باہر کھڑا رہنا, میں آ رہا ہوں. اب وہ نواب تھے, وہ کہاں سے مانیں گے غالب کے. تو یہ تمام باتیں ان کے چلن میں آ گئی تھی, اور ایک جگہ انہوں نے یہ بات کھل کے کہہ دی. وہ جو شعر ہے نا کہ نہ ستائش کی تمنا نہ سلے کی پرواہ نہ صحیح گھر میرے اشعار میں, یہ میرے خیال سے صرف غزل کی بھرپائی کے لیے کیا. اصل جو شعر ہے جس میں غالب کی صحیح پرسنالٹی ابھر کے آتی ہے وہ یہ ہے
कि जो चाहिए नहीं वो मेरी कद्र व मंजिलत, मैं यूसुफ हज़रत यूसुफ मैं यूसुफ बकीमत अव्वल खरीदा। एक तो यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जो कई बोलियों के बाद भी बोलियाँ लगती रही हैं, और ये जो है पहली बोली में कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जीऊँगा। ये खतूत में ही लिखी हुई है। गालिब के कई खतूत हैं जो मुख्तलिफ, और एक जगह एक साहब को लिखा गालिब ने कि जब मुझे एड्रेस करो तो मिर्ज़ा नवाब और मिर्ज़ा एक साथ मत लिखो। मतलब थोड़ा खफा हो गया कि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आइंदा से ख्याल रखना, जब मुझे ख़त लिखो तो नवाब लिखो या मिर्ज़ा लिखो। मिर्ज़ा ये थी उनकी खसूसियत। गालिब के कितने खतूतों को अब तक मुताबिक हो चुके हैं? तकरीबन सभी, ज़्यादातर तो नवाब रामपुर को लिखे उन्होंने, और ज़्यादातर वो इसी के लिए लिखा करते थे कि भाई वो महीना आया नहीं और हालात जो है बहुत मुश्किल से कट रहे, तो ज़रा जल्दी से इरसाल करें वजीफ़ा, और कहें कि दर्द मन्नत कशे दवा ना हो, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना हो। अगर मैं आपकी दवाई पी कर अच्छा हो जाता तो मुझ पर इस दवा का एहसान हो जाता, लेकिन ये अच्छा ही हुआ कि मैंने आपकी दवाई। इस पर मैंने एक इलस्ट्रेशन बनाया है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। एक मशहूर शेर है, पीने दे शराब मस्जिद में गालिब, वरना ऐसी जगह बता जहाँ खुदा नहीं। शेर को आप किस नजरिए से देखते हो? और शेर ये गालिब से ज़बरदस्ती मंसूब कर दिया गया है। अच्छा, ऐसा गालिब ने कोई शेर कहा नहीं, जहाँ तक मैं समझता हूँ। गालिब की लिखी हुई शेर नहीं है। नहीं, ज्यादातर लोग इसी शेर, खासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री शेर को ज्यादा जो है दिखाते हैं। सर खतों से लोग इसका तस्करा भी कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये गालिब का शेर नहीं है। जहाँ तक मेरा नॉलेज, मेरा इल्म है, ये शेर गालिब का नहीं, आपके हिसाब से किनका ये शेर है? किसी और का होगा। इसमें गालिब का रंग नहीं छलकता है। इसकी वजाहत करें थोड़ा, क्यों नहीं छलकता है, क्या वजह है? उसकी एक अलग ही शैली थी, गालिब का एक अलग स्टाइल थी कहने की। देखिए एक शेर है उनका, न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने नहीं न होता। अब इस शेर से उसके अंदर ना वो शीरीनी है और ना वो मायनी है। मतलब ये है कि बहुत ही निचली सतह का शेर लगता है। बस अगर ज़िंदगी रही तो और तमाम चीज़ें गालिब की इलस्ट्रेशन के ज़रिए पेश करूँगा। ये जो तस्वीर आप देख रही है, पोर्ट्रेट मेरे सिर पे लगा हुआ है, ये कद आदम तस्वीर है ये। और ये हमारे एक दोस्त हुआ करते थे खुर्शीदुल हसन, जो कि अब नहीं रहे, मरहूम, उन्होंने उससे मुँह मांगे दामों पे ख़रीद ली। और इन दिनों चूँकि वो कनाडा चले गए हैं, तो ये तस्वीर फ्लाइट मोड में कर दीजिए। लखनऊ के एक नवाब ने खरीदी। यहाँ अभी उर्दू एकेडमी में जो गालिब का एक जलसा हुआ था बहुत बड़े पैमाने पे, उसमें ये तस्वीर डिस्प्ले की थी। उसके अलावा जो अंदर का हॉल है मदरसा आलिया का, उसके अंदर 50 इलस्ट्रेशन मेरे बड़ी साइज में चारों तरफ लगा दिए थे ऑडिटोरियम। उसकी तस्वीर मैं आपको बताता हूँ। एक तस्वीर और भी नजर आ रही है जिसमें एक तीर मारता हुआ नजर आ रहा है और वो जख्मी हालत में। ये तस्वीर कौन सा? ये उस शेर पर बनाई गई है जिसमें वो कह रहे हैं कि या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लोहे जहाँ पे हर पे मुकर्रर नहीं। मतलब ये है कि गालिब के दुश्मन ज़्यादा हो गए थे आखिर कुछ तो जलन की वजह से हो गए थे। जब वो बहादुर शाह जफ़र ने उनको कोर्ट का हिस्टोरियन बनाया मुगलिया सल्तनत का, या फिर बाद में इब्राहिम ज़ौक़ के चले जाने के बाद उन्होंने गालिब को अपना उस्ताद बनाया, तो बहुत से जो हम असर शायर थे वो उन पर हसद भरी नज़रों से देखते थे उनको। उनके फप्ती इतनी कसते थे उनके ऊपर कि पूछे, मुशायरे में आते थे तो फटीचर कह के बुलाते थे, फक्कड़ फक्कड़ के।
ये उनका उनसे बहुत गालिब को इस उनकी तरह दिल आज़ारी हुई। और फिर यहाँ आए थे वो कलकत्ते में, कलकत्ते से भी कलकत्ते के लोग उनको खतूत लिखते रहे, मतलब बड़े अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ उनका एक फारसी गोश्त शायर थे, कुछ इख्तलाफ हो गया था, तो उसको लेकर बहुत दिनों तक गालिब को परेशान करते रहे वो। वैसे गालिब की ज़िंदगी के 3 टुकड़े किए हैं, एक तो आगरे की पैदाइश, एक कलकत्ते का सफ़र और दिल्ली का क़याम। इसी 3 हिस्सों में गालिब बटे हुए। मेरी किताब में 2-3 अशार ऐसे हैं जो बहुत पसंद किए गए। इसमें एक था वो जिसमें गालिब घाट पे चल रहे हैं और कुछ अंग्रेज़ औरतें आगे आगे जा रही हैं और गालिब जो है पीछे, उनके साथ में एक मौलाना किस्म के आदमी थे। तो गालिब जो है इतने अट्रैक्ट हो गए कि वो तकरीबन जाकर शायद बात करने वाले थे उनसे, और वो मौलाना उनको खींच रहे। तो उनका एक शेर, ये उस शेर की वजाहत है जिसमें काबा मेरे आगे है कलीसा मेरे पीछे, कलीसा मेरे आगे है काबा में, वो मौलाना खींच रहे, काबा मेरे पीछे है कलीसा मेरे आगे, और वो आगे आगे। तो क्या ऐसे अशार को भी आपने सब अगर आप मेरी किताब देखेंगे तो इसमें इन अशार पे काफ़ी मेरी वाहवाही हुई है, लोगों ने बहुत पसंद किए। इतने अच्छे अशार पे आपने जो अक्कासी की है, तस्वीर कशी की है, क्या आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई वजीफा मिला है इसको लेकर? उसकी तरफ से वो तो अभी शायद है कि आ जाए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन अखबार मशरिक ने मुझे एक अवार्ड दिया, बेहतरीन किताब 2011 वो था। फिर उसके बाद कई मेरी एग्जीबिशन हुई, मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मेरी एक एग्जीबिशन होल्ड की, फिर उर्दू एकेडमी ने की, और इस तरह से NCPUL ने भी बड़ी तारीफ़ें की, बहुत सारी किताबों में मुझे वो दिया। गालिब की कितने अशार पर आप तस्वीर कशी कर चुके हैं? अभी से 100 आगे और 2 आपका किताबें क्या लिख चुका हूँ। आगे आप किस तरह से करेंगे? अब ऐसा है कि किताबें जो है जब मैं लिख के जाता हूँ तो हिंदी और इंग्लिश में जब लिखी तो लोग आए कि बांग्ला में है कि नहीं, फिर बांग्ला में लिखी तो कहने लगे कि अंग्रेजी में है कि नहीं, तो वो तो कहीं ना ख़त्म होने वाला मामला है। 2 किताबें हैं, एक में हिंदी और अंग्रेजी है, एक में अंग्रेजी और उर्दू है। 225वां सालगिरह गालिब साहब का, और गालिब उर्दू के बड़े शायर गुजरे हैं जिनके धूम जो है वो पूरी दुनिया में है, ना सिर्फ हिंदुस्तान में मगर आज अफसोस के साथ देखा जा रहा है कि ये सालगिरह के मौके पर पूरा हिंदुस्तान खामोश है। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे उर्दू अदारे हैं जो सरकारी अदारे होने के बावजूद भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करती हैं। उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत से इदारों को तो ये इल्म ही नहीं है कि 27 दिसंबर को गालिब के साल के, बाद में पता पड़ता है जब दूसरे दिन अखबारों में ये खबर छपती कि वो फलाने नहीं। और वो असल में शिद्दत नहीं रही उर्दू के लोगों में कि अपने हीरो वर्शिप करें, जो शिद्दत से बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर को चाहता है, या और हाँ नज़रुल इस्लाम कुछ, वो गालिब उर्दू में नहीं है। उर्दू के जो चाहने वाले हैं उनको हीरो वर्शिप से कोई मतलब नहीं, हो गए तो हो गए, गालिब थे तो अपनी जगह थे, ये वाला एटीट्यूड। और फिर एक और बात यहाँ ये भी है कि उर्दू की घटती हुई जो हालत है नहीं फुरनज़ार, उससे भी लोग जो है ज़्यादातर तो उर्दू पढ़ते ही नहीं। 1947 से पहले जो पैदा हुए हैं वही उर्दू जानते हैं और वही उर्दू के शायरों की इज्जत करते। 47 के पार्टीशन के बाद तकरीबन ख़त्म। ये जो है तस्वीर मेरे पीछे जो है गालिब, जिसमें गालिब कह रहे हैं कि या रब ज़माना मुझको मिटाता है किस लिए, ये उर्दू पे भी सादिक उतरती, या रब ज़माना उर्दू को मिटाता है किस लिए। मेरे शौहर चाहते हैं कि यहाँ एक मतलब एक म्यूज़ियम होना चाहिए
गालिब के, और सब शहरों में तो है लेकिन कैलकाटा में नहीं है, तो यही वो चाहते हैं, दैट इज हिज विश। तो क्या ये आप मानती हैं, वो तो आपके हस्बैंड जरूर मान रहे हैं, मगर आपको क्या लगता है? वो जो मानते मैं उनको सपोर्ट करूंगी। बहुत सारे सर जो हैं बहुत सारे एग्जीबिशन में भी गए हैं जी। बहुत सारे एकेडमीज में भी गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम में, तो कहीं आप लोगों ने कभी इस तरह की बातों को रखा है? हाँ, ये हमेशा चाहते हैं कि होना चाहिए, मतलब नहीं होने से अगर उनके हक विद इन हिज रीच होता तो ये खुद एक खोल देते हैं। उनका इतने इस पैशन, इतना उनका पैशन है ये। गालिब शायरी से सर को जिस तरीके से लगाव रहा है खास तौर पर, तो आप इसे किस तरीके से देखती थी, शादी से पहले या शादी के बाद से, मैम किस तरीके से? शादी के पहले आई डोंट नो, बट शादी के बाद ये सब और पेंटिंग्स करते थे, लेकिन ये ऑफिस मतलब ये आफ्टर 5 बहनों के बाद ही एक बेटा हुआ था, तो ये चाहते थे कि अपने फादर से कि मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाऊं, लेकिन उनके फादर ने नहीं उनको भेजा, बोले कि तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में ही जाओ। तो वो ही वाज वर्किंग फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एज पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, अच्छे पोस्ट पे थे, लेकिन वो उन्होंने छोड़ दिया ऑफिस और ही डिवोटेड हिज टाइम पूरा मतलब पेंटिंग्स, और फिर गालिब के पीछे उन्होंने बहुत टाइम निकाला।